रानी माँ के साथ हुई दुर्घटना की खबर मिलने पर जब अरुंधति हादसे वाली जगह पहुंची तो रात हो चुकी थी। वह मृणाल को देखकर वह चौंक पड़ी। तुम यहाँ कैसे? अरुंधति पर नज़र पड़ते ही मृणाल ने उसे बाहों में भरकर दिलासा देना चाहा, मगर आसपास पुलिस वालों की मौजूदगी ने उसे रोक दिया। बोला, लौटते समय यहाँ लोगों की भीड़ देखकर टैक्सी रोकनी पड़ी। मैंने जब खाई में नीचे देखा तो रानी माँ की गाड़ी को पहचान लिया। इतना सुनते ही अरुंधति के सब्र का बांध टूट गया और वह मृणाल के गले लगकर रो पड़ी। मृणाल ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कुछ अजीब देख लिया हो, पर बड़ी कुशलता से उसने अपने आप को संभाल लिया और बड़े रूखे स्वर में बोला, अरुंधति जी, इन जनाब ने ही फ़ोन किया था। लगता है आप दोनों काफ़ी करीब हैं। उसकी आवाज़ सुनकर अरुंधति को स्थिति का ज्ञान हुआ। वह तुरंत मृणाल से अलग हो गई। मृणाल ने भी उसकी बेचैनी समझी और बात बदलते हुए पुलिस वाले से पूछा, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है। तो फिर नानी माँ अभी तक मिली क्यों नहीं? अरुंधति एकदम से चीख पड़ी। देखिए मैडम, मेरे लोग लगे हुए हैं। अंधेरा भी तो कितना हो गया है, पर आप चिंता ना करें, रानी माँ ठीक ही होंगी। जब हमें गाड़ी मिली उसके दोनों गेट खुले हुए थे। मुझे लगता है वे बाहर निकल गए होंगे और फिर अभी सतलुज में पानी भी तो नहीं है अधिक। वे दोनों बह कर आसपास के किसी गांव में गए होंगे। मिल जाएंगे। आप बार बार दो क्यों कह रहे हैं? रानी माँ तो हमेशा ड्राइवर और मनोहर के साथ जाती हैं। मैडम, इंस्पेक्टर गंभीर होकर बोला, हमें बताया गया है कि गाड़ी मनोहर चला रहा था। रानी माँ ने ड्राइवर को मना कर दिया था। इससे पहले कि अरुंधति कुछ और पूछती, बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाने के कारण रेस्क्यू वर्क को भी बीच में ही रोकना पड़ा। यह जानते ही अरुंधति बिगड़ पड़ी और उस जगह को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। इस इलाके में रानी माँ के होम स्टेट कोटचो से कुछ दूरी पर घर वालों के लिए हॉलीडे मेंशन भी बना था। मृणाल ने अरुंधति को समझा बुझा कर वहीं रुकने के लिए मना लिया। तेज बारिश में दोनों वहां पहुंचे। सफ़ेद मेंशन के नीले दरवाजे पर ताला लटका हुआ मिला। अरुंधति चौकीदार के लिए इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। अचानक हवेली के अंदर से उन्हें कोई आहट सुनाई पड़ी। मृणाल अपने गीले हाथों से बारिश की बूंदों को जैसे तैसे पोंछते हुए उस ओर ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा। तभी अंदर से दरवाजे को जोर जोर से पीटने की आवाज़ आने लगी। छाता पकड़े अरुंधति के पीछे खड़ा ड्राइवर काँप उठा। वे कुछ सोचते उससे पहले ही अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो, और फिर आती चली गई। मृणाल के इशारा करने पर ड्राइवर गाड़ी से टूल किट ले आया और वे दोनों ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। काफ़ी देर के बाद जाकर दरवाज़ा खुला और सामने बदहवास सी हालत में स्वर्णा खड़ी मिली। तभी कोई उससे कुछ पूछता कि वह सामने वाले कमरे की तरफ इशारा करके रोने लगी। ड्राइवर सबसे पहले उस कमरे की तरफ बढ़ा और बाहर खड़े सभी लोगों ने उसकी चीख सुनी। सभी लोग दौड़कर अंदर गए तो आईने से ठीक सामने मेंशन का चौकीदार खून से लथपथ पड़ा हुआ दिखा। कमरे के में चारों तरफ पुतले भी रखे हुए दिखे। मृणाल ने पास जाकर चेक किया तो पाया कि चौकीदार की सांसें चल रही हैं। मुंह पर पानी की छींटें डालने से वह तुरंत होश में भी आ गया। उसे लेकर सब हॉल में आ गए। पूछने पर उसने बताया कि अचानक गिरने के कारण उसका सिर फटा और वह बेहोश हो गया। मेंशन में फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया। उसकी पट्टी करने के बाद अरुंधति ने पूछा, काका आप अंदर क्या कर रहे थे? और अगर आप अंदर थे तो बाहर से ताला किसने लगाया? दीदी माँ वो, इतना कहकर
उसने अपनी डरी हुई आंखें सोयना पर टिका दी। अरुंधति को यह समझने में देर नहीं लगी कि सोयना वहाँ क्यों और किसके साथ आई होगी। उसने सोयना से कुछ नहीं पूछा, लेकिन सोयना को जवाब देने की जल्दी लगी। बोली, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आई थी, वह अभी कुछ सामान लेने बाहर गया है। कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे इसीलिए वह ताला लगा कर गया। मैंने इस मूर्ख को चाय बनाने के लिए बोला था। पता नहीं गधा उस कमरे में क्यों गया और गिर पड़ा। इसे मरा जानकर मैं घबरा गई और चिल्लाने लगी, और आपका चिल्लाना सुनकर भी आपके वे सो कॉल्ड दोस्त नहीं आए। अरुंधति ने धीमी आवाज़ में पूछा। तभी चौकीदार बोल पड़ा, पर वे तो आपके दोस्त नहीं थे। वे तो, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सोयना चीखी, चुप कर और जा यहाँ से। अरुंधति को अपनी माँ का यह व्यवहार समझ नहीं आया। सोयना खुले विचारों की स्त्री थी। अपने अफेयर्स और पुरुष मित्रों की लंबी सूची उसने कभी किसी से नहीं छुपाई। इसीलिए यदि आज वह किसी को छुपा रही है तो बात ज़रूर गंभीर है। सोयना अब मुँह विचका कर कोने में पड़े सोफे पर बैठ गई और मोबाइल पर मैसेज टाइप करने लगी। अरुंधति ने चौकीदार से पूछा, यहाँ इतने सारे पुतले क्यों रखे हैं? इस बात का जवाब चौकीदार की जगह ड्राइवर ने दिया। दीदी माँ, मैं और रघु इन पुतलों को लेकर आए थे। उसने बताया कि रानी माँ कोई डिस्प्ले लगाने वाली हैं। इन पुतलों को पहाड़ी कपड़े पहनाकर शीशे में लगवाएंगे। वह किसी लाइट शो की भी बात कर रहा था। अच्छा हाँ, अरुंधति ने ऐसे दिखाया जैसे उससे कुछ भूला हुआ याद आ गया और थोड़ा रुक कर ड्राइवर से बोली, बाहर बारिश कम हो गई है, आप काका को इनके घर छोड़ आइए। ड्राइवर और चौकीदार के चले जाने के बाद कमरे में काफ़ी देर तक खामोशी रही। उस खामोशी को तोड़ते हुए सोयना की आवाज़ गूंजी, मुझे लगता है यह आत्महत्या है। उसकी इस बात पर जहाँ मृणाल चौंका, वहीं अरुंधति तेज़ आवाज़ में बोली, आप होश में तो हैं? तुम जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? सोयना की आवाज़ शांत ही रही। लेकिन मैं नहीं जानता। मृणाल असमंजस से दोनों को देखता रहा। अरुंधति को चुप देखकर सोयना ने ही जवाब दिया, रानी माँ को सर्वाइकल कैंसर था, लास्ट स्टेज। शायद उन्हें एक दर्द भरे अंत से बेहतर आराम की मौत लगी होगी। मृणाल को यह खबर किसी शौक जैसी लगी, पर वह चुप ही रहा। लेकिन अरुंधति चुप नहीं रही। बोली, नानी माँ जिंदा हैं, आप उनके लिए था का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। हाँ, उन्हें कैंसर है, लेकिन वे कायर नहीं हैं। वे हार मानने की जगह लड़ना पसंद करेंगी। और फिर उनके साथ मनोहर भी है। वे उसकी जान कभी भी खतरे में नहीं डालेंगी। वे आपकी तरह सेल्फिश नहीं हैं, तो कर लो तसल्ली। लेकिन मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारी नानी माँ लौट कर नहीं आएंगी। इतना कहकर सोयना सिगरेट का कस भरती हुई सोने चली गई। न मृणाल ने कुछ पूछा और न ही अरुंधति कुछ कह पाई। थोड़ी देर बाद मृणाल और अरुंधति भी अलग अलग कमरे में चले गए, पर नींद दोनों को ही नहीं आई। रात के दूसरे पहर में अंधियारा गहरा हो चुका था। आसमान में बादलों का साया भी मंडरा रहा था और बीच बीच में बादलों की गरजने से लगता कि बारिश फिर होगी। मृणाल बिस्तर कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट। रात की खामोशी में झिंगुरों की आवाज़ भी तेज़ लगती है। तभी उसे लगा जैसे किसी ने धीमे से उसका नाम पुकारा हो, मृणाल। उसने सुन रखा था कि पहाड़ियों की हवाओं में तरह तरह की आवाज़ें घूमती रहती हैं, इसीलिए उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज़ फिर आई, मृणाल। इस बार मृणाल ने आवाज़ साफ सुनी। वह उठ कर बैठ गया और सुनने की कोशिश करने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस बार आवाज़ के साथ दरवाजे पर दस्तक भी हुई। मृणाल ने उठकर दरवाज़ा खोला तो चौंक गया। दरवाजे पर सोयना खड़ी थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? डर गए? सोयना के होठों पर शरारत खेल गई। ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप यहाँ कर क्या रही हैं?
अंदर बैठकर बात करते हैं। इतना कहकर वह अंदर आ गई। मृणाल भी उसके पीछे अंदर आ गया। वह बिस्तर पर आराम से बैठकर बोली, तुम खड़े क्यों हो? तुम भी बैठ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे एक काम है। आपको मुझसे क्या काम है? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर मैं उतनी बुरी नहीं हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम अरुंधति को पसंद करते हो। इतना कहकर वह बिस्तर से उठकर मृणाल के करीब आकर उसके कंधे पर अपना दाहिना हाथ रख कर बोली, इससे पहले कि मैं तुम्हें निगल जाऊं, तुम अरुंधति को लेकर यहाँ से भाग जाओ। आप इस समय होश में नहीं हैं। कल सुबह बात करते हैं। कल सुबह देर हो जाएगी। इतना कहकर वह स्वर्णा मृणाल से लिपट गई। मृणाल ने एक झटके से स्वर्णा को अपने आप से अलग किया और चिल्लाते हुए बोला, स्वर्णा आप अभी यहाँ से चली जाए। मृणाल के गुस्से से भी स्वर्णा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वह बड़ी अदा से मुस्कुराती हुई बोली, चिल बेबी चिल, चली जाऊंगी, लेकिन मेरा हेयर क्लिप जो तुम्हारे बेड पर रहा गया है उसे तो ले लूं। इतना कहकर वह बेशर्मी से हंसते हुए बेड की तरफ बढ़ी और अपना हेयर क्लिप उठाकर मृणाल की तरफ उछाल दिया। अगर मृणाल क्लिप को कैच नहीं करता तो उसका नोकीला सिरा उसे चुभ जाता। गुड कैच। स्वर्णा ने उसके हाथ से क्लिप लिया और आंख मारकर बाहर निकल गई। ठीक इसी समय मृणाल को याद आया कि उस दिन ले जोसेफिन कैफे में उसने जिस औरत को देखा वह स्वर्णा ही थी। इस एंटिक हेयर क्लिप को भूलना इतना आसान नहीं है। क्या आज रात मैं तुम्हारे कमरे में रुक जाऊं? अचानक पीछे से आई अरुंधति की आवाज़ पर मृणाल काँप गया। तुम यहाँ कब आई? जब तुम माँ को डांट कर निकाल रहे थे। इतना कहकर वह कमरे के अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। लगता है आज माँ बेटी ने मिलकर मुझे डराने का प्रोग्राम बनाया है। मृणाल ने अरुंधति को छेड़ा। जो खुद डरे हुए हों वह तुम्हें क्या डराएंगे? इतना कहकर वह थोड़ा रुकी और फिर बोली, हम दोनों के डर का कारण अलग हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि आज माँ और बेटी दोनों के अंदर एक डर है। अरुंधति की आवाज़ में दर्द को सुनते ही मृणाल ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। वह खामोशी से उसकी बाहों में समा गई। मृणाल ने उसके माथे को चूम लिया। वह बोली, अरुणी कहाँ है? मृणाल के चेहरे पर एक मुस्कान खेल गई। वह बोला, मेरी बाहों में। अरुंधति तुरंत उससे अलग हो गई। बोली, क्या मतलब? मतलब यह कि तुम ही हो मेरी अरुणी, मेरे जीवन का सवेरा। इधर रानी माँ का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उधर गेस्ट हाउस में खून से लथपथ चौकीदार और स्वर्णा को देखकर सबके होश उड़ गए थे। क्या कहना चाह रहा था गेस्ट हाउस का चौकीदार जिसे स्वर्णा ने रोक दिया? कौन आया था स्वर्णा के साथ जो उसके चीखने की आवाज़ सुनकर भाग गया था, या फिर उसके भागने की वजह कुछ और थी? स्वर्णा ही असली गुनहगार थी क्या? इन सब सवालों के जवाब अगली किस्त में।